शबी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब बता दो कि अभी तुम लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो हम शुरू करेंगे, स्क्रीन वगैरह भी शेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब आप ठीक, दो दो चार मिनट दें, 2-3 मिनट दें मुझे, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, बीच में अभी पिछले एक आध दो क्लासेस से मेरे साथ ये हो रहा है कि बीच में खुद ब खुद ये म्यूट हो जाता है। ये शायद पता नहीं लास्ट क्लास में आपके साथ हुआ था नहीं हुआ था। क्योंकि एक क्लास में तो 5-6 मिनट मैंने पढ़ा भी दिए, पता चला कि वो ऑटोमेटिकली म्यूट पे था। में चलते चलते ये फॉर सम रीजन इट गोज ऑन म्यूट। वो क्यों जाता है मैं देख रहा हूँ, मैंने ट्रबल शूटिंग की है। इन केस अगर, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो वो स्लाइड ओपन होती है, इस वक्त मुझे आपके मैसेजेस का नहीं पता चलता। और मैंने वॉइस नोटिफिकेशन जो है ना, साउंड नोटिफिकेशन ये ऑफ किए हुए हैं, वरना वो मुस्तकिल पॉपअप्स और ये साउंड आ रही होती है। तो लेकिन हैंड रेस का जो है वो साउंड ओपन किया हुआ है। इन केस अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में म्यूट हो जाए या आवाज़ मेरी चली जाए तो आप सिर्फ हैंड रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर थोड़ी कर लेते हैं। इसमें क्लास हमने फिजिकल क्लास जो थी हमारी फेस टू फेस, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। और क्या कहते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वो स्लाइड्स जो पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है ट्रैप एंड एम्यूलेट का। मैं आपको असाइनमेंट का बता दूंगा कि क्या असाइनमेंट है। अच्छा, तो शेयर स्क्रीन, एक सेकेंड। स्क्रीन मैंने शेयर की अभी अभी कुछ सेकंड्स में आपको भी नजर आने लगी। बड़ा हैवी एप्लीकेशन है ये, हैवी सॉफ्टवेयर। ब्लैक बोर्ड थोड़ा स्लो करता है कंप्यूटर को, अभी जब शेयर वगैरह की जाए चीज़ें। तो अभी पूरी स्क्रीन शेयर हुई है ये। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है और उसमें ये जो स्लाइड मैंने ओपन की है ये नज़र आनी चाहिए।
एक दफ़ा मुझे बता दें ताकि फिर हम इसको फिर शुरू करें। 2-4 लोग मुझे चैट पे बता दें कि भई हाँ सर, ये स्क्रीन हमें नज़र आ रही है। ठीक है, स्क्रीन विज़िबल है, ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बल्कि हम क्या देख रहे थे कि वर्चुअलाइजेशन में 2 किस्म के हाइपरवाइज़र्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? 2 किस्म के हमने हाइपरवाइज़र्स देखे। अ, ये सारी स्लाइड्स मैंने कवर नहीं कराई थी। लास्ट फिजिकल क्लास थी नॉर्थ में या गुलशन कैंपस में भी हुई थी, डॉक्टर नुमान ने ली थी कि उन्होंने शायद इसको पूरा कवर कराया था या भी आधा छोड़ा था, या जो भी था। मैंने चूंकि अभी कवर नहीं कराई थी सारी स्लाइड्स, तो मैं इसके लिए फिर हम इसको इन स्लाइड्स को करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके बारे में क्लियर होने चाहिए कि अभी तक हमने देखा कि जाहिर है कि ये एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है। हर लेक्चर में मैं ये बातें ज़रूर करूँगा क्योंकि ये आपके जहन में बैठ जाए। नॉर्मल कंप्यूटर में ये 3 चीज़ें होती हैं, और जब हम कंप्यूटर को वर्चुअलाइज करते हैं तो ज़ाहिर है हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर और आती है जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं। ये टाइप 1 हाइपरवाइजर जो डायरेक्ट बेयर मेटल पे इंस्टॉल, डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल होने वाला जो हाइपरवाइजर है, इट इज़ अ टाइप 1 हाइपरवाइजर। और फिर उस हाइपरवाइजर या उस वर्चुअल मशीन मैनेजर के ऊपर कंटेनर्स या वर्चुअल मशीन्स बनाई जाती हैं जिनके अंदर फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। टाइप 1 था ये। और टाइप 2 क्या होता है कि जो क्या वर्क स्टेशन है, वीएम वर्क स्टेशन, जिसके लिए आपको पहले से विंडोज की मशीन चाहिए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअलाइज बनाया जाता है। यानी नॉर्मल से जो लैपटॉप है तो उसमें आप वीएम वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उस वर्क स्टेशन के अंदर आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो एक छोटा सा आपको एक काइंड ऑफ सिमुलेटर है जो आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस तरह आपने राउटिंग स्विचिंग में देखा होगा, पैकेट ट्रेसर होता है, सिस्को का पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर है। उसके लिए विंडोज़ का एनवायरनमेंट चाहिए, वो विंडोज़ पे इंस्टॉल होता है, फिर अंदर उस सिमुलेटर के अंदर आप राउटर्स के साथ और स्विचेस के साथ खेलते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखते हैं। तो इसी तरह यही है कि विंडोज़ के ऊपर एक वर्क स्टेशन, एक सॉफ्टवेयर होगा, उसको इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर फिर वर्चुअल मशीन्स बनाओगे, सिमुलेशन टाइप हो जाएगी। तो रिसोर्स शेयरिंग होती कैसे? जब एक्चुअल हार्डवेयर आप खरीद के लाते हैं और उसको फिर आप उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। मैंने एक स्लाइड इसकी इसलिए कर दी है, मैं कई दफ़ा प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब इसके फ़ायदे, इसके नुकसान कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। आपको पता है वर्चुअल मशीन का क्या फ़ायदा होगा, फिजिकल मशीन का क्या नुकसान होगा, या फिजिकल मशीन का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? इसको देख लेना इसको फिर। लेकिन ज़ाहिर है सब कर रहे हो तो आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हर क्लास में पता चल ही रहे होते हैं। अब जैसे सीपीयू वर्चुअलाइजेशन हमने देखी थी कि आम कंप्यूटर है, कोई एक कंप्यूटर खरीद के लाए तुम, उसमें 4 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है? या 4 कोर का प्रोसेसर है ये भी कह, लेकिन चलो मैंने यहाँ पर कहा कि डिफरेंट 4 यानी 4 प्रोसेसर्स अलग-अलग हैं, ठीक है? अगर इस कंप्यूटर में तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों को यूटिलाइज करेगा तो बड़ा ज़बरदस्त कंप्यूटर बनेगा ये। उसको 4 प्रोसेसर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल रहे होंगे, एक ही मशीन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 प्रोसेसर्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मशीन बेहतरीन चलेगी अगर इस पे सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने इसको वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट बनाया है, इसके ऊपर ESX सर्वर इंस्टॉल कर लिया, इसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं। VMware जो सबसे रेनाउंड, सबसे ज़्यादा चलने वाला हाइपरवाइजर है ESXi, उसको अगर लेट्स सपोज हमें इंस्टॉल कर लिया उसको, उसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स, 3 वर्चुअल मशीन्स ली हैं। किस तरह से ये वर्चुअल मशीन एक्चुअल हार्डवेयर को यूज या यूटिलाइज, ये डिपेंड करता है कि आपने इस मशीन को कितना यूटिलाइजेशन अलाउ की है। आप ये भी कर सकते हैं कि यार एक मशीन है जो सिंपल सी विंडोज 7 है, जिस पे कोई खास काम नहीं होता, या विंडोज 10 का एक डेस्कटॉप है, नॉर्मल मशीन है जिस पे कोई ज़्यादा काम नहीं होता,
तो ज़ाहिर है कि आपको उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके हार्डवेयर चारों प्रोसेसर्स से लिंक करें, क्योंकि ये एक बहुत हाई एंड मशीन नहीं बनाने जा रहे। ये सिंपल सा एक लैपटॉप टाइप एक मशीन आपने छोटी सी बनाई। ज़ाहिर है आप जो अपने घर में भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, आमतौर पे उनमें एक ही प्रोसेसर होता है और वो इनफ होता है आपके लिए। उसमें मल्टी कोर्स होते हैं लेकिन प्रोसेसर एक ही होता है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है कि जिसको कोई बहुत ज़्यादा आपने हाई काम नहीं करना इस पे, तो आप उसको लिंक कर सकते हो किसी एक प्रोसेसर के साथ, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बेहतर मशीन है तो उसको 2 प्रोसेसर्स का साथ लिंक कर दिया। बाकायदा लिंक किया जाता है जब आप वर्चुअल बनाते हो कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो वो आपसे यकीनन पूछेगा। जिस तरह रैम में, जिस तरह हार्ड ड्राइव में भी वो आपसे पूछता है कि किस तरह लिंक करना है इसको, या नेटवर्क कार्ड में। एनीवेज, आप किसी मशीन को चारों प्रोसेसर यूटिलाइज करने को भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अब ये चारों प्रोसेसर इस मशीन के हो गए, बाकी 2 क्या करेंगे। ये बेसिकली ये थिन प्रोविजनिंग या ओवर कमिटमेंट एक तरह की चीज़ है। प्रोसेसर टोटल 4 हैं, लेकिन ये चारों प्रोसेसर का मतलब है कोई सी भी मशीन, कोई भी प्रोसेसर, क्योंकि ज़ाहिर है सीपीयू यूटिलाइजेशन मुस्तकिल 100% तो नहीं होती ना। अगर आपने लैपटॉप्स या अपने कंप्यूटर्स पे भी देख, तो सीपीयू काम भी कर रहे होंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मुश्किल से चंद परसेंट होगी। मैं देखता हूँ मेरे मशीन जो है वो अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या चल रही है, जबकि मैं बड़ी हैवी एप्लीकेशन भी चला रहा हूँ, ऑडियो पे बात भी कर रहा हूँ, और ब्लैक बोर्ड एप्लीकेशन भी रन हो रही है। कितनी है सीपीयू यूटिलाइजेशन? 29% है, 30% लिखा हुआ। अभी भी 70% तकरीबन मेरा सीपीयू फारिग है, ठीक है। तो इवन अगर 4 सीपीयूज लगे हुए हैं तो आपने एक मशीन को अगर चारों भी दे दिए, तो ज़ाहिर है अगर ये मशीन एक वक्त में 10% या 20% यूज़ कर रही है, तो बाकी मशीनों के पास भी मौका होगा कि वो भी अपना हिस्सा इसमें से ले लें। सीपीयू यूटिलाइजेशन या सीपीयू वर्चुअलाइजेशन जिस तरह से होती है, बिल्कुल उसी तरह रैम को भी वर्चुअलाइज किया जाता है कि एक्चुअल हार्डवेयर आपके पास जो है वो, तो आपने फॉर एग्जांपल आप 8 GB की रैम खरीद, 8 GB, वैसे ज़ाहिर है बड़ा हार्डवेयर होता है तो 32 GB 64 GB रैम, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आप एक मशीन खरीद के लाए जिसमें रैम थी 8 GB, और उस 8 GB को आपने, ज़ाहिर है 3 वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं आप, छोटे छोटे 3 कंप्यूटर्स आपने एक कंप्यूटर के अंदर बनाए हैं। हर कंप्यूटर को रैम चाहिए और वो रैम यही है जो कि आपके पास अवेलेबल है। एक को आपने कहा 1 GB, एक को 2 GB और एक को 8 GB। मैं कह रहा हूँ टोटल 8 है मेरे पास, लेकिन मैंने बांट दिए 8 और 2 10 और एक 11 GB में बांट चुका हूँ, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने हैं, 8 GB हैं। तो जाहिर है कि मैंने कुछ सोच समझ के बांटा होगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन में, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, ओवर कमिटमेंट। और ओवर कमिटमेंट पे ही वर्चुअलाइजेशन चल रही है। बेसिकली ओवर कमिटमेंट बहुत होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि यार ये 8 GB है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त। अभी फिर दोबारा अगर देख, मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, 8 GB में से 3.8, जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना लैपटॉप, एप्लीकेशन भी चला रहा हूँ, ऑडियो भी चला रहा हूँ, मुख्तलिफ मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं जिसमें मेरे पास पीडीएफ भी चल रही है, पेंट भी ओपन किया हुआ है मैंने बैकएंड पे। तो मेरी यूटिलाइजेशन है 3.8। फुल मेमोरी तो बहुत ही कम होगा कि जो यूज़ होगी। अगर 8 GB में से, मैंने इस मशीन को कहा कि ये 8 GB है, पीक टाइम पे भी अगर ये 4 GB ही इस्तेमाल कर रही होगी, अभी स्टिल मेरे पास 4 GB होंगे जो कि मैं इन 2 मशीन से कहूँगा वो यूज़ कर लें। लेकिन होता ये है कि आप इसको वाइजली यूज़ करते हैं। जैसे 8 GB की रैम है तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेरे सिस्टम्स हैं ये किस काबिल हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर मैं किसी को 1 GB कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे पता होगा कि ये सिंपल सा विंडोज 7 या विंडोज 10 की एक मशीन होगी, इस पे एक यूज़र किसी टाइम पे 2-4 घंटे के लिए करता होगा। उस टाइम भी इसकी यूटिलाइजेशन मोर हुआ तो 500 KB होगी, 1 GB का हाफ। तो आपने थिन प्रोविजनिंग या आपने ओवर कमिटमेंट भी इस तरह से करना है कि ऐसा ना हो कि तीनों मशीनें पता चला ऑन हैं और तीनों पे आप हाई फाई एप्लीकेशंस चला रहे हैं।
तीनों जो है वो 70% पे मेमोरी यूटिलाइज कर रही है, तो फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे हार्डवेयर की काफ़ी डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, एक नज़र मैं इसलिए वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे ये शक होने लगता है कि कहीं ऑडियो खत्म तो नहीं होगी, जो मेरे साथ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से लेक्चर से। एनीवेज हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। तो ये ओवर कमिटमेंट, या मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अक्सर जैसे बैंक में होता है, बैंक ओवर कमिट करता है भाई। बैंक के पास पैसे नहीं पड़े हुए होते कि जितने उन्होंने बांटे हुए होते हैं। मसलन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बैंक का काम क्या है, सिंपल, कस्टमर से पैसे लेना, उनको इंटरेस्ट देना, और फिर वही पैसे यूज करना दूसरे कस्टमर्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देने पे। बैंक का तो सिंपल यही काम है। तो अगर बैंक ने 10 कस्टमर से 10 करोड़ रुपए रखे हुए अपने पास, 10 कस्टमर 1-1 करोड़ रुपया दे के गए बैंक को, बैंक के पास 10 करोड़ रुपया है, उसमें से उन्होंने 6 करोड़ 6 यूजर्स 6 अपने कस्टमर्स को बांट दिए क्योंकि उन्होंने लोन दे दिया किसी और को। बैंक के पास इस वक्त क्या है, 4 करोड़। बैंक इस उम्मीद पर है कि ये ओवर कमिटमेंट है। बैंक को ये पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 कस्टमर एक साथ आ जाए मेरे पास अपने पैसों का मुतालबा करते हुए। अगर आ गए, क्योंकि 2008 में जब अमेरिका में रिसेशन आया था तो एईजी बैंक में यही हुआ था। उनके जो बड़े जाइंट क्लाइंट्स थे वो एक साथ आ गए थे, बड़े बड़े, उन्होंने अपने पैसे मांग लिए थे। ऐसे मौके पर बैंक जो है ना वो बैंक्रप्सी, स्टेट बैंक को बैंक्रप्सी शो कर देता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है। सर ये सब काम ही ऐसे हैं। ये ओवर कमिटमेंट बस दफा आपको नुकसान भी दे सकती है। आप इस उम्मीद पे ओवर कमिट करते हैं कि एक साथ सारा का सारा लोड नहीं आएगा मेरी इस मेमोरी पे, एक साथ सारे कस्टमर्स मेरे बैंक में नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं और फिर अपना बिजनेस चला रहे हो। तो यही है ओवर कमिटमेंट, बहुत ज्यादा। अगर आपने बहुत ज्यादा ओवर कमिट कर लिया तो भी नुकसान। इसको जरा देखते हुए आपको वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ती हैं, और ये ज़ाहिर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। उसको पता होना चाहिए कि उसकी मशीन्स पे क्या चल रहा है, पीक आवर में मशीन कितना यूटिलाइज करेगी। अगर ये एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है तो पीक आवर जो कि सुबह का टाइम होगा जिसमें तमाम लोग लॉग इन कर रहे होंगे, यूजर नेम पासवर्ड वेरिफिकेशन हो रही होगी, तो उस टाइम पे इस पे रश होगा। उस टाइम पे अगर इसको ज्यादा रैम दे दी, पूरा दिन फिर कोई काम नहीं है इसका, ज्यादा कोई खास काम नहीं है। यूजर्स को खास लॉगिन नहीं हो रहे, ना यूजर्स डेली बेसिस पे बन रहे हैं, ना डिलीट। सर्वर्स की और सर्वर्स पे जो एप्लीकेशन चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, बेहतर जो आदमी होता है, कि उसको ये एप्लीकेशन पीक आवर कितना लोड लेती है, और उस हिसाब से फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रैम को एक रफ आइडिया के हिसाब से। ठीक है, ज़ाहिर है आप बिल्कुल कैलकुलेट तो नहीं करने बैठ जाओगे, लेकिन आइडिया के हिसाब से आप फिर उसको वाइजली। ओवर कमिटमेंट रैम में ये बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क कार्ड पे जाने से पहले अगर मैं हार्ड ड्राइव को देखूं कि जिस तरह मेमोरी है इसी तरह हार्ड ड्राइव भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव है 200 जीबी की, या लेट सपोज आपके पास 200 जीबी की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, खाली पड़ी हुई है, आपने 4 वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं। 4 वर्चुअल मशीन्स को आपने 100 जीबी, अब 100 जीबी 100 जीबी 100 ये तो 400 जीबी हो गए, और टोटल आपके पास जो है वो तकरीबन 200 जीबी है। आपने यहाँ पर भी ओवर कमिटमेंट किया हुआ है कि, लेकिन आम भी ओवर कमिट करते हुए भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन एनीवेज आपने कर दिया। अब 100 जीबी दूंगा। जाहिर है कि इसमें जरा एक चीज खास तौर पे समझ ले, 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। जब हार्ड ड्राइव असाइन की जाती है वर्चुअल मशीन को, जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे ना, तो उस टाइम जब बना रहे होंगे, ये मुश्किल से 10 मिनट का काम, एक्चुअली 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का काम होता है वर्चुअल मशीन बनाना। ठीक है,
यानी ये एनवायरनमेंट बनाना ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। एक हार्डवेयर मशीन खरीद के लाते हो, उस पे एक ESX सर्वर इंस्टॉल करते हो जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाता है, 15-20 मिनट में। जब वो हो जाता है तो उसको कहीं और से एक्सेस करते हो, वो तरीका आप सीखेंगे। फिर वर्चुअल मशीन्स बनाना शुरू करते हो। जब एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, अभी उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, सिंपल एक डब्बा, एक खाली बॉक्स, एक फोल्डर बनाया है। जब वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वो आपसे चंद चीजें पूछता है कि तुम्हें इस वर्चुअल मशीन में कितनी रैम चाहिए, कितने नेटवर्क कार्ड चाहिए, कितने प्रोसेसर चाहिए और हार्ड ड्राइव कितनी चाहिए, यानी स्पेस तुम्हें कितनी चाहिए वर्चुअल मशीन में। तो आपने कहा कि यार मुझे इस वर्चुअल मशीन में 100 GB चाहिए, तो वो ये क्या करता है कि 100 GB एलोकेट कर देता है इस हार्ड ड्राइव, इस मशीन के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो एलोकेशन होती है इसकी दो किस्में हैं। यानी जो प्रोविजनिंग कहते हैं, एलोकेशन का मतलब है कि प्रोविजन करना, इसकी जगह बनाना। ये प्रोविजनिंग दो किस्म की होती है, एक कहलाती है थिन प्रोविजनिंग और एक कहलाती है थिक प्रोविजनिंग। अब तो थिन ही ज्यादा, थिन आमतौर पर जरूरत है। अब ये दो किस्म की प्रोविजनिंग क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कह तो दिया 100 GB 100 GB, ये 400 GB को दे रहे हैं। प्रोविजनिंग में आप नहीं दे सकते इस तरह से। थिन प्रोविजनिंग क्या होती है कि जब आपने इससे कहा कि 100 GB हार्ड ड्राइव मुझे चाहिए इस टोटल 200 में से, तो ये आपके इस वर्चुअल मशीन के नाम पे 100 GB एलोकेट कर देगा, लेकिन परमानेंट एलोकेशन नहीं होती, ये होती है ऑन द गो जिसको कहते हैं ना। उसने आपको कह तो दिया कि मैक्सिमम ठीक है भाई, तुम्हारी मैंने 100 GB सुन, इस हार्ड ड्राइव में तुम 100 GB तुम्हारा डेटा जा सकता है, लेकिन हमारी हार्ड ड्राइव अगर खाली है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और उस पर एक आध दो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, तो टोटल कितने जीबी खर्च होंगे, ज्यादा से चलो 10 GB 15 GB। अभी टोटल इसकी हार्ड ड्राइव में 15 से 20 GB का डेटा होगा। 100 में से अभी 80 GB, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 80 GB भी खाली पड़े हुए इसके लिए हार्ड ड्राइव में। इन प्रोविजन में क्या होता है कि इसने सिर्फ इसके नाम पे 100 GB लगा दिया, लेकिन इसको एक्चुअली 100 GB ब्लॉक नहीं किए इसके लिए। बिल्कुल इसी तरह इसको भी कह दिया कि हाँ भाई तुम्हारी 100 GB भी मेरे पास है, तुम्हारे 100 GB भी मेरे पास है, तुम्हारे 100 GB भी मेरे पास है, इस उम्मीद पे कि इनकी हार्ड ड्राइव कभी पूरी पूरी नहीं भरेंगी, बल्कि आप तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये 50% से ऊपर ही नहीं जाएंगी कभी। आपको भी पता है कि यार ये कंप्यूटर बहुत, यूजर बैठा हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन और इसका डेटा ये सब मिला के मुश्किल से 30 GB जाएगा। आपने कहा इसका ज्यादा से ज्यादा 50 GB चला जाएगा, इसका 20 GB चला जाएगा, तो 30 और 50 80, और फिर चलो 30 GB इसकी ले लो, 90 GB, और इसके भी चलो 30 GB, तो ये हो गया 120, 120 GB। अच्छा, मुझे किसी के हैंड रेस की आवाज आई है, तो मैं देख लूँ कि माइक, या हैंड रेस मत करो बीच में भाई, अगर माइक आवाज आ रही है ना, मैं आपसे क्वेश्चन बेटा खुद ले लूंगा। ठीक है, अभी उधर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो थिन प्रोविजनिंग का मतलब है कि इसने सिर्फ इनके नाम पे अलॉट कर दिए, लेकिन ब्लॉक नहीं किए। ये नहीं हुआ कि 100 GB की जगह इसके नाम पे करके, अब जैसे 200 GB टोटल है, पहली मशीन ने कहा 100 GB दे दो, उसने कहा अच्छा भाई 100 GB तुम्हारे, मेरे पास सिर्फ टोटल 100 GB रह गए, क्योंकि 100 तो मैं तुम्हें दे चुका। नहीं, बोलते हाँ बस मैंने तुम्हारे नाम पे रख दिया ये चीज। अब जैसे जैसे तुम यूज करते रहोगे वैसे वैसे, वो जैसे होता है वैसे वैसे तुम्हारी स्पेस बढ़ती रहेगी, तुम्हें जगह मिलती रहेगी, लेकिन 100 से ज्यादा तुम नहीं जा सकते। इसको कहते हैं थिन प्रोविजनिंग। ये वक्त के हिसाब से खुद ही बढ़ रही होती है। लेकिन आप चूंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे और जब आपने इन मशीनों को कॉन्फ़िगर किया था और इनको 100 GB दिए थे, जबकि आपको पता था कि मेरी हार्ड टोटल है ही 200 GB, उस वक्त आपको ये पता था कि यार इन कंप्यूटर्स पे 30 GB से ज्यादा डेटा जाएगा ही नहीं कभी, या चलो 50 भी चला, मैक्सिमम 50 जाएगा, तो 50 भी जाएगा तब भी 200 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कि कोई यूजर बैठा और उसने यहाँ पर वीडियोस डाउनलोड करना शुरू कर दी, मूवीज डाउनलोड करना शुरू कर दी, कहीं से पता चला इसका डेटा चला गया
आप जिसको 100 GB तो अलॉट किए हुए है ना, तो ये इसके पास जगह तो है 100 GB की, इसका डेटा चला गया 80 GB 90 GB तक। और इसी जैसा एक यूजर यहाँ भी बैठा हुआ था, उसने भी ये काम किया और 80-90 GB यूज कर लिए, तो तकरीबन 190 180 GB इन दोनों के समझ लेना यूज। अब तो सिर्फ 10 GB, क्योंकि अब तो डेटा भर गया, अब जाके फिर ये हार्ड ड्राइव जिसे कहते हैं ना फट पड़ेगी, यानी फिर आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा और क्रैश करना शुरू कर देगा। तो वो जब एलोकेशन आप कर रहे होते हैं, तो एक तो ये कि थिन प्रोविजन ही रखे। थिक में क्या होता है कि 100 GB पर मिनट इसको दे दिए गए पूरे, अब उन 100 में किसी और का राइट नहीं है। हार्ड ड्राइव को इस तरह से ब्लॉक किया गया कि उसके मतलब 100 GB का ब्लॉक इसके लिए बनाया है, जब 100 का इसके लिए बनाओगे तो 200 खुद ही खत्म हो जाएगी, बाकी दो मशीन्स आप हट बनाने बैठोगे तो वो कहेगा देयर इज नो स्पेस, क्योंकि ये ड्राइव आपने थिक प्रोविजन कर दी इन दोनों के लिए। 100 GB इन दोनों ने ही ले लिए, लेकिन थिक में आप इनके नाम 100 GB किए लेकिन एक्चुअली इनको दिए नहीं अपने पास। ये फर्क है थिक और थिन में। सवाल है तो पूछ लें यहाँ पर, इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट से इनको क्लियर करें। कोई क्वेश्चन अगर है तो अभी मुझसे पूछें कि ओवर कमिटमेंट, थिक और थिन प्रोविजनिंग हार्ड ड्राइव की किस तरह से होती है। जब होस्टिंग सर्वर पे अनलिमिटेड स्टोरेज लिखा होता है पैकेजेस में, तो वो अनलिमिटेड नहीं होता। वो आपसे कह रहे हैं अनलिमिटेड, जाहिर है जब आपको देखते रहेंगे कि डेटा बढ़ता जा रहा है तो बैक एंड पे आपके लिए स्टोरेज बढ़ाते रहेंगे। अनलिमिटेड से मतलब अनलिमिटेड कोई चीज होती है, अनलिमिटेड उनके पास अपनी स्टोरेज नहीं होगी ना भाई, उनके पास भी लिमिटेड स्टोरेज ही होगी ना, कितना ही बड़ा डेटा सेंटर, लेकिन स्टोरेज तो उनके पास भी होगी ना। उन्होंने चलो 1000 TB खरीदे होंगे, 10,000 TB होंगे उनके पास, और ये उन्होंने थिन प्रोविजनिंग की हुई होती है। आपको उन्होंने अनलिमिटेड कह दिया, जाहिर है अनलिमिटेड में आपकी अभी फिलहाल आपके पास डेटा मुश्किल से 1 GB का है, तो उन्होंने आपको 1 GB दिए है, लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता रहेगा वो आपकी स्टोरेज भी बढ़ाते रहेंगे। थिन प्रोविजन किया हुआ है उन्होंने आपको। और थिन प्रोविजनिंग में यही है कि आप स्टोरेज उस पर बढ़ा भी सकते हैं। और अच्छा, क्या कहते हैं कि सर थिक प्रोविजनिंग एक्चुअल कमिटमेंट कह सकते हो, हाँ, मतलब थिक प्रोविजनिंग का मतलब है कि तो वही ना कि जिस तरह बैंक में भी तो होता है ना, बैंक ट्रांसफर मनी करते हो, पैसे इधर से होते, ऑनलाइन करोगे तो वो आपके नाम के उधर चले गए, अब गए नहीं गए ये नहीं पता, बस आपके नाम पे उस अकाउंट में पैसे आ, वो एक, एक, एक अमाउंट आ जाती है। लेकिन थिक का मतलब है कि अब आप कैश उनसे हासिल करो, तो असल चीज है। इनमें यह है कि आपके नाम पे उतने पैसे असाइन हो गए, जब आप यूज करेंगे तो आपको दे देंगे, और नहीं कर रहे तो भाई वो आपके बस एक ऑनलाइन वो पड़ी हुई आपकी एक लॉजिकल एक ट्रांजेक्शन आपके नाम पे पैसे पड़े हुए हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जाके के देखते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में इन एक्चुअल तो कोई नोटों की गड्डियां नहीं पड़ी होती ना। तो सर जैसे गूगल 15 GB डेटा दे ड्राइव, तो ये थिक प्रोविजन कॉन्सेप्ट है। 15 GB उसने आपको बता दिए हैं, आप बैकएंड पे वो आपको क्यों बताएगा कि उसने थिक प्रोविजनिंग किए थे, वो क्यों करेगा भाई। मतलब उसने 15 GB अपनी लाइफ में सिर्फ आपके नाम पे सेव कर लिया, तो और आपका डेटा अभी सिर्फ 2 GB का, बाकी उसने 13 GB फालतू में मतलब वो जाया कर रहा है। 13 GB उसी टाइम पे किसी और को दे सकता है, तो ये प्रोविजनिंग होती है सारा। ये करेगा तो फिर आपके नाम पे 15 GB आ गए, अब वो 15 GB किसी और को, वो 15 GB की स्पेस किसी और को नहीं दे सकता। इनमें ये होगा कि जैसे जैसे आप डेटा यूज कर रहे हैं वैसे वो आपकी स्पेस बढ़ाया जा रहा है। तो एक और सब पूछ रहे हैं, एंड थिन प्रोविजनिंग ओवर कमिटमेंट, ये सवाल समझ में नहीं आया, क्वेश्चन मार्क डाला है आपने। कह सकते हो भाई, कह सकते हो, सवाल मेरे मुझे तुम्हारा समझ में आया थोड़ा। अभी कह रहे हैं कि क्या सर थिन प्रोविजनिंग इज ओवर कमिटमेंट, ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो हाँ, लेकिन ओवर कमिटमेंट आमतौर पर में होती है और प्रोविजनिंग आमतौर पे हार्ड ड्राइव की जाती है। ठीक है, क्योंकि रैम में आप किसी को स्पेस एलोकेट नहीं करते, रैम तो रैम है ना, वो तो यूज करने वो टेम्पररी होती है। हार्ड ड्राइव की स्पेस बहरहाल आपकी, अगर आपके पास 10 GB का डेटा पड़ा है तो वो स्पेस तो फिर आपकी यूटिलाइज हो रही है ना,
रैम तो ये कि ऑन वो चल रही है, जब एप्लीकेशन है तो रैम चल रही है, जब कंप्यूटर आपने मशीन शट डाउन की रैम खत्म होगी, मतलब रैम जीरो होगी। प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आमतौर पे हार्ड ड्राइव्स में होता है, हाँ ओवर कमिटमेंट दोनों में होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। ठीक है भाई अब्दुल राफे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग, ये लेक्चर होगा इसकी रिकॉर्डिंग फौरन आ जाती है, जाके देखा करो। ये लेक्चर खत्म होगा, इसकी रिकॉर्डिंग वहां पर आपको उसी वक्त अवेलेबल होगी 1 घंटे के अंदर, तो उसको जाके देखा करो भाई, कभी देखो तो जाके कि रिकॉर्डिंग्स हैं इन लेक्चर्स की, नहीं है। वापस आ जाते हैं इस पे। इस तरह कंप्यूटर में दूसरे की, आपको ये भी पता होगा कि एक आम कंप्यूटर है, विंडोज का मशीन है, अगर विंडोज की मशीन है तो उसके ऑपरेटिंग उसके फाइल सिस्टम को एनटीएफएस या फैट कहा जाता था पहले, फिर फैट 32 हो गया था, फाइल एलोकेशन टेबल। बाद अब उसके बाद वो एंटी फाइल सिस्टम आ गया, एंटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, एंटी फाइल सिस्टम आ गया था। इसके अलावा यूनिक्स के अलग होते हैं, लिनक्स का अलग फाइल सिस्टम होता है। बिल्कुल इसी तरह वीएमवेयर का जो फाइल सिस्टम है, जो हाइपरवाइजर जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, हाइपरवाइजर इटसेल्फ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर है जिसको हाइपरवाइजर कहते हैं, लेकिन बेसिकली ऑपरेट ही कर रहा है वो, तो लेकिन नाम उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हाइपरवाइजर कह दिया। हाइपरवाइजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, जो फाइल सिस्टम यूज कर रहा है उसको वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम कहा जाता है, यानी वीएमएफएस। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी एक मशीन यानी ईएसएक्स सर्वर, यहाँ इन्होंने असल में 2 ईएसएक्स सर्वर्स बनाए हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, और ये एक्सटर्नल इन्होंने हार्ड ड्राइव रखी हुई है, लेकिन हर सर्वर मशीन के अंदर एक हार्ड ड्राइव होगी। जैसे ईएसएक्स सर्वर होता है बेसिकली एक हार्डवेयर मशीन है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव भी है, उसकी अपनी हार्ड ड्राइव, बाकी नेटवर्क स्टोरेज अलग है, उसकी हम बाद में अभी जिक्र नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है ना, ये बिल्कुल इसी तरह का है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें दो सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी आप ESX सर्वर पे या जो भी हाइपरवाइजर उस वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ये है लॉजिकल मशीन, ये है वर्चुअल मशीन। फिजिकल मशीन तो है नहीं, फिजिकल हार्डवेयर तो ये है पूरा का पूरा, जिसमें कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसी वर्चुअल मशीन बनाते हो, इस वर्चुअल मशीन के नाम का, जैसे आपने वर्चुअल मशीन बनाई VM1, VM2, VM3, VM4, वर्चुअल मशीन के नाम दे दिया, तो जैसी वर्चुअल मशीन बनाओगे इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस हार्ड ड्राइव में, उस फोल्डर का नाम उस वर्चुअल मशीन के नाम पर होगा। ये सिंपल फोल्डर्स हैं, जैसे आप विंडोज में फोल्डर्स होते हैं, फिर मजीद सब फोल्डर्स फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। ये पूरी एक वर्चुअल मशीन है जिसका एक फोल्डर उसी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, जो कि ESX सर्वर की हार्ड ड्राइव है जिसमें आपने वर्चुअल मशीन बनाई है। और उस फोल्डर के अंदर चंद फाइलें होती हैं जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं, जैसे बायोस होता है उस मशीन, क्योंकि ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन, लेकिन ये रेप्लिका, यानी ये रिप्रेजेंट कर रही है एक एक्चुअल मशीन को। जो एक एक्चुअल मशीन होती है, जैसे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो उसमें ये सब चीजें होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें बायोस होती है, उसमें स्वैप फाइल्स होती है, उसमें लॉग फाइल्स होती है, और उसमें हार्ड ड्राइव, ये असल फाइल, ये हार्ड ड्राइव डॉट VMDK इसका एक्सटेंशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो VMDK फाइल है ना, ये असल में हार्ड, जो आपने 100 GB या 200 GB और थिक प्रोविजन की, ठीक है। अगर आपने जब आप मशीन बनाएंगे ना वर्क स्टेशन पे, आप ये बात खुद नोट करेंगे, आप चाहे तो खुद कीजिएगा। अगर आप एक मशीन बनाते हैं इन प्रोविजन से, तो उस वक्त ये VMDK फाइल चंद KBs की होगी, हार्ड ड्राइव खाली पड़ी हुई है उसमें, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का तो चंद कुछ MBs की होगी, मतलब वो। लेकिन अगर आप थिक प्रोविजन करके उसको 100 GB देते हैं, फिर ये 100 GB की होगी शुरू से, यानी आपने उसको फिर वो एलोकेट कर दी है वो, ठीक है। टेस्ट करके देख लेना, डिफरेंट चीजें हो गई हैं, लेकिन एनीवेज, तो उसके अंदर ये चंद फाइलें होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी हार्ड ड्राइव है। अगर आपने इस वर्चुअल मशीन को
कहीं मूव करना है आपने कहा कि यार ये मेरा सिस्टम है, कहीं और दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, तो आप सिंपल क्या करते हैं कि जो वर्चुअल मशीन आपकी थी, अगर 2 थी या 4 थी, जितनी भी थी, बस इस फ़ोल्डर को, ये फ़ोल्डर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सिंपल ये करें कि इस फ़ोल्डर को अपनी यूएसबी में कॉपी करें और उसको लेकर अपनी यूएसबी को कहीं भी जाना चले जाएँ। दूसरे मुल्क जाएँगे, वहाँ आपको फिर यही हाइपरवाइज़र ESX सर्वर मिलेगा, ये फ़ोल्डर दोबारा कॉपी करें उस मशीन पे, रन करें, ये दोबारा आपकी वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी और चलना शुरू कर देगी। आपका डेटा सारा इसमें पड़ा हुआ है, इस फ़ोल्डर में। जो भी वर्चुअल मशीन का डेटा वो इस फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है? और उसमें मुख्तलिफ फाइल्स हैं, उन्हीं में आपका डेटा पड़ा है सारा। जिस तरह रैम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वर्चुअल मशीन्स में, जिस तरह हार्ड ड्राइव डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वर्चुअल मशीन्स में, बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क कार्ड भी एक होता है ना किसी मशीन पे। जब लगा आपके लैपटॉप में एक नेटवर्क कार्ड है, अब आप उस मशीन के अंदर 3 मशीनें बना चुके हैं। जिस तरह एक जिस तरह नॉर्मल एनवायरनमेंट में, यानी आपके आपके डेटा सेंटर में या आपके घर में अगर एक स्विच लगा है और आपने 3 मशीनें करनी है, तो आप क्या करते हैं, उन 3 मशीनों को स्विच से कनेक्ट, पहली को भी केबल के जरिए, वो जो यूटीपी केबल होती है उससे मशीन से स्विच से कनेक्ट करते हैं। फिजिकल स्विच खरीद के लाते हो, चाहे वो सिस्को का हो, चाहे वो कोई भी। तो आम एनवायरनमेंट में, डेटा सेंटर के एनवायरनमेंट में, अगर आपके पास 3 मशीनें अलग अलग हैं, तो उन तीनों को अगर आपने कम्युनिकेट कराना है आपस में, तो एक सेंट्रल कंट्रोलर स्विच खरीद के लाते हो, स्विच से तीनों को कनेक्ट कर देते हो। ये तीनों आपस में फिर एक दूसरे को पिंग करने लगते हैं, एक्सेस करने लगते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसलिए मशीनें भी फिजिकल हैं और वो जो स्विच है वो भी फिजिकल है, और उसके बाकायदा आपने पैसे दिए और खरीद के लेकर आए। इस मशीन के अंदर भी तो ये 3 एक्चुअल मशीन चल रही हैं, इनके 3 मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस हैं। इनकी आपस में भी तो कम्युनिकेशन होगी ना। अब ज़ाहिर है इनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए कोई फिजिकल केबल या तार तो है नहीं, क्योंकि वो ये लॉजिकल मशीन हैं जो इस बड़ी फिजिकल मशीन के अंदर चल रही हैं। इसी हाइपरवाइजर में फिर एक ऑप्शन होता है वर्चुअल स्विच का। इस तरह वहां आपको फिजिकल स्विच खरीद के लाना, यहाँ वर्चुअल स्विच कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऑप्शन पहले से दिया हुआ होता है। जब हाइपरवाइजर में वो वर्चुअल स्विच होता है, आपको सिर्फ उस अपनी मशीन को उस वर्चुअल स्विच से लॉजिकली लिंक करना पड़ता है। वो लिंक करना कोई बड़ा स्टेप नहीं होता, सिंपल उसकी इस वर्चुअल मशीन को जब बना लेते हो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाके वो ड्रॉप डाउन मेन्यू कहता है, अच्छा भाई जो बाय डिफॉल्ट पहला स्विच है, ये वर्चुअल स्विच है लॉजिकल, इस स्विच की इसको कहते हैं ना इम्यूलेट फॉर्म, यानी उसका रेप्लिका समझ लो, लेकिन वर्चुअल सॉफ्टवेयर स्विच जिसको कहेंगे, इसको वी स्विच कहा जाता है। जो सबसे पहला स्विच होता है किसी भी ESX सर्वर के अंदर, वो होता है वी स्विच 0, जीरो से शुरू करते हैं, तो वी स्विच 0। आप जब ये मशीन बनाते हैं तो आप इसको कह देते हैं कि भाई मेरा जो नेटवर्क कार्ड उसको लिंक कर दो इस स्विच वी स्विच 0 से। ड्रॉप डाउन में वो ऑप्शन दे रहा होता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये लिंक हो जाता है इससे। इसी तरह दूसरी वर्चुअल मशीन वी स्विच 0 से लिंक हो जाती है, इसी तरह तीसरी, ये अब आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे बाहर 3 मशीनें कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह बाहर 3 मशीनें एक स्विच के ज़रिए कम्युनिकेट सिर्फ उसी करेंगी जब वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगी। दूसरा, अगर मशीनों के डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हुए, यानी डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस हुए, तो ज़ाहिर है बीच में राउटर लगाना पड़ता है 2 मुख्तलिफ नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर भी ज़ाहिर है कि ये तीनों मशीनें एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगी, यानी सेम सबनेट या सेम नेटवर्क आप जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल स्विच। और वर्चुअल स्विच लॉजिकली फिर आपकी एक्चुअल हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, तो इसी तरह ये इससे कनेक्ट हुए तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है। ये अगर आपने इस मशीन को बाहर की दुनिया में कहीं किसी को एक्सेस करना हो, लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर की मशीनों को एक्सेस करना अलग है, लेकिन जाहिर है कि इस मशीन ने बाहर भी तो जाना होगा, बाहर भी तो हार्डवेयर है,
ESX सर्वर की बाहर की दुनिया भी तो है, तो इस तरह से जाएगी कि ये मशीन इस स्विच के जरिए नेटवर्क कार्ड तक पहुंचेगी, जो कि एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क कार्ड है, और फिर वो बाहर की जितने कंप्यूटर्स हैं उनको एक्सेस कर। हमने वर्चुअल स्विच को आगे भी पढ़ना है कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, और स्टैंडर्ड स्विच और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या होते हैं, ये हमने आगे लेक्चर्स में पढ़ना है। तो ये ध्यान में रखें कि जो स्विच फिजिकल आप बाहर से खरीद के लाते हैं, वो सिर्फ उसकी नंबर्स होते हैं, मानी पोर्ट्स होती हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स। घरों में आपकी जो स्विच लगा होता है उसमें मैक्सिमम शायद 6 पोर्ट होंगी आपके घर में, अगर आप देखें इंटरनेट के लिए। कंपनीज जो स्विच खरीद के लाती हैं सिस्को के, उनमें 24 होती हैं। 24 पोर्ट का एक आमतौर पे एक आम नॉर्मल स्विच 24 पोर्ट्स का होता है। ये चूंकि वर्चुअल है, इसकी नंबर ऑफ पोर्ट्स आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये आप इसकी पोर्ट बढ़ा के 24 से 48 कर लें, 96 कर लें, 48, मतलब इसकी पोर्ट नंबर ऑप्शन होता है कि आप बढ़ा दें, लेकिन फिजिकल स्विच की पोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, नंबर ऑफ पोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते। वो फिजिकल है, ये लॉजिकल है। यहाँ तक भी कोई सवाल है तो पूछ लें भाई, कोई चीज यहाँ तक आपको। सर वर्चुअल स्विच कौन सी कंपनी का भाई? ये वर्चुअल है, ये VMware के सॉफ्टवेयर में बना हुआ एक स्विच है, तो ये किसी और कंपनी का कैसे हो सकता है? ये VMware का ही होगा, और ये भी मैक एड्रेस पे ही काम करेगा। आपका ये सवाल अच्छा है कि सर इन सबका मैक एड्रेस भी सेम हो गए। चलो अच्छा, वो तुमने पूछ लिया। ये बेटा, दो मशीनों का मैक एड्रेस हो सकता है क्या? नहीं हो। जब ये वर्चुअल मशीन बनती है ना, तो ये हाइपरवाइजर इसको एक मैक एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, और दो वर्चुअल मशीन्स का सेम मैक एड्रेस नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपके पास एक ये डब्बा है, ये ESX सर्वर का बॉक्स, इसके अंदर आपने 10 वर्चुअल मशीन्स बनाए, तो इसका जो हाइपरवाइजर है वो इनको मैक एड्रेसेस, लॉजिकल मैक एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। तो जाहिर है कि वो ये हाइपरवाइजर इनको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसने तो अपने पास लिस्ट में बनाया हुआ है ना कि मैंने एक को ये दिया तो अगले को मैं सेम नहीं दूंगा, उससे अगले को नहीं दूंगा, उससे अगले को नहीं दूंगा। लेकिन उसी एनवायरनमेंट में एक और आपने ESX सर्वर खरीदा और उसका हाइपरवाइजर, उसके अंदर भी कई मशीनें बनी। ये इत्तेफाक हो सकता है इस वर्चुअल मशीन, इस ESX सर्वर की एक वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस मैच है दूसरी ESX सर्वर की एक वर्चुअल मशीन से, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत बहुत ही रेयर। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन की, मैंने कई फोरम्स में, VMware के कई फोरम्स में मैंने इसको काफी देखा है कि लोग पूछते हैं, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभार। मेरे साथ नहीं आई कभी इत्तेफाक से, लेकिन आ जाती है। बहरहाल फिर आपको मैनुअली इसका किसी एक मशीन का मैक एड्रेस पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे कि आप उस वर्चुअल मशीन को उठा के फेंक दें या उसको डिलीट कर दें, आप मैनुअली उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेसेस अलग होने चाहिए। याद रहे कि स्विच सिर्फ मैक एड्रेस ही काम करता है। जिस तरह बाहर कंप्यूटर स्विच से अगर कनेक्टेड हुए हों, मैक एड्रेस पे काम करते हैं कम्युनिकेशन, बिल्कुल इसी तरह इन स्विचेस, इन कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन भी मैक एड्रेस से होती है। और भी सवाल इसी का? ये वर्चुअल स्विच VMware का ही होगा ना, जिसका हाइपरवाइजर उसी वर्चुअल स्विच होगा, उसी में बना। देखो कुमैल, अच्छा सवाल है तुम्हारा कि इन्होंने पूछा, अच्छे सवाल चल रहे हैं आज, लग रहा है कि लोगों, देखो भाई इन्होंने पूछा कि सर ये जो कंपनी, ये जो मैक एड्रेस मिलेगा इन मशीनों को, ये जो 3 मशीन है ना ऊपर वाली, इनको वही मिलेगा, इसी की एक्सटेंशन मिलेगी मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस हमेशा होता है नेटवर्क कार्ड का। याद रखिए किसी मशीन का नेटवर्क एड्रेस नहीं होता, ये मशीन के लगे हुए उस नेटवर्क कार्ड का मैक एड्रेस है। अगर कोई कंप्यूटर है ना जिसमें नेटवर्क कार्ड नहीं लगा, तो उसका कोई मैक एड्रेस नहीं होगा। लेकिन जाहिर है ऐसा होता ही नहीं है कि जिसमें नेटवर्क पोर्ट ना हो, या तो वाईफाई से कनेक्ट होगा
या वो वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होगा। इस नेटवर्क कार्ड फिजिकल है ये। मेरा सवाल पूछा कि सर इसी टेंशन होगी क्या ये मैक एड्रेसेस? नहीं भाई, ये मैक एड्रेसेस VMware कंपनी के मैक एड्रेसेस हैं, जो VMware प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये नेटवर्क कार्ड तो इस हार्डवेयर का है, और ये हार्डवेयर डेल का भी हो सकता है, लगा हुआ नेटवर्क कार्ड डेल का भी हो सकता है, हो सकता है कि ये नेटवर्क कार्ड किसी और कंपनी का हो। ये मशीन डेल की भी हो सकती है, IBM की भी हो सकती है, लेनोवो किसी की भी हो सकती है। और आपको पता होगा कि हर कंपनी का हर मैन्युफैक्चरर का जो मैक एड्रेस में आधा हिस्सा होता है, किसी भी मशीन के मैक एड्रेस में। अगर ये 48 बिट का मैक एड्रेस है, 48 बिट का, उसके आधे जो 24 बिट होती हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरर आईडी होती है। अगर ये मशीन डेल की है, इसका जो केबल है, सॉरी, इसका जो मैक एड्रेस है नेटवर्क कार्ड का, वो डेल, उसकी शुरू की जो 24 बिट्स होंगी वो डेल की होंगी, वो यूनिक। इसी तरह VMware के लिए अलग होगा, VMware ने अलग एक सीरीज ली हुई होगी, तो ये मैच होंगे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि इसने कभी कभी मैच होते नहीं, और मैच हो भी नहीं सकते, क्योंकि VMware अलग कंपनी है और ये डेल और ये जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां अलग होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक होगा, भी मैंने आपको बता दिया। तो खैर सवाल यही था आपका भाई। यानी सर हर मशीन का नेटवर्क कार्ड भी वर्चुअल बन जाएगा मशीन्स में? बिल्कुल बनेगा भाई, यही तो है उसकी एक नेटवर्क, एक वर्चुअल, यानी फिजिकल या फिर तो एक बाहर की दुनिया से एक्सेस करने के लिए, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क कार्ड्स फिर साथ साथ। मेल साहब ने यस सर कह दिया, ठीक है। मैक एड्रेस हम देंगे, मैक एड्रेस हम नहीं देंगे भाई, VMware तो मैंने बताया हाइपरवाइजर खुद ही देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर अभी भी हम उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। अभी एक टॉपिक और कि डिस्कस करना जरूरी थी, चीजें सारी मैंने फिजिकल क्लास में यहाँ तक हम नहीं पहुंचे थे। अच्छा भाई, अब इसको और कि इसमें और मजीद क्या चीज़ है, और अब याद रहे कि ये फिजिकल, ये स्विच के बारे में हमने मजीद डिटेल में पढ़ना है, आगे भी है। इवन हम इसमें भी पढ़ेंगे, हार्ड ड्राइव स्टोरेज पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं भाई, ये बेनिफिट्स हैं वर्चुअलाइजेशन के, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। क्विकली मैं इसको देख लेता हूँ। वर्चुअल मशीन के सबसे बड़े बेनिफिट में तो एक बेनिफिट अभी मैंने आपको बताया, यार वर्चुअल मशीन आपको एक जगह से मूव करनी जगह, तो सिंपल उसको कॉपी कर लें अपने पास USB में कॉपी करें और लेके चले जाएं। कितना आसान है, पोर्टेबिलिटी, मूव करना कितना आसान है, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स में बीच में एक लेयर और आ रही है हाइपरवाइजर की, तो लेस वायरस वो होता है ये। लेकिन अगर वर्चुअल मशीन का डायरेक्ट इंटरेक्शन बाहर इंटरनेट से, तो वायरस इनमें भी आएगा, ऑब्वियस आएगा। इन मशीन्स को फ्रीज करना, सस्पेंड करना ये आसान है, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स है, राइट क्लिक किया, फ्रीज कर दिया। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जो बहरहाल यूज भी नहीं भी होते। सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये कि आप मूव आसानी से, वर्चुअल मशीन कॉपी करना है तो कॉपी की सिंपल कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, एंड देन यू कैन पेस्ट इट ऑन एनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और USB। आसान इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अच्छा, एक वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक है, एक हार्डवेयर है, यानी एक ESX सर्वर के अंदर मल्टीपल मशीन्स हैं, जैसे 5 वर्चुअल मशीन्स है, तो एक वर्चुअल मशीन है, लेट्स सपोज कि वो रनिंग है, वो चल रही है। तो एक तो ये चीज होती है कि उस वर्चुअल मशीन जो रनिंग है उसका आप चाह रहे हैं कि एक रेप्लिका बन जाए उसी होस्ट पे या दूसरे होस्ट पे, होस्ट से मतलब उसी हार्डवेयर पे या दूसरे ESX सर्वर पे, दूसरे हार्डवेयर पे। तो
रेप्लिका यानी वो चलती भी रहे, वो चलती रहे और साथ उसका एक रेप्लिका, एक उसकी कॉपी दूसरी हार्डवेयर पे भी आ जाए। अगर एक मशीन की बिल्कुल रेप्लिका उस जैसी एक और मशीन बनानी है, तो भाई क्लोन का ऑप्शन आता है, इसको क्लोनिंग कहते हैं। सिंपल सी एक कॉपी है मशीन की, जो एक साथ दो मशीनें भी चलने लगेंगी, ठीक है। फिर दो मशीन चलेंगी और जाहिर है कि एक होस्ट पे दूसरी, दूसरे होस्ट पे या सेम होस्ट पे भी, बड़ा मसला नहीं है। तो क्लोनिंग किसको कहते हैं कि भाई एक वर्चुअल मशीन की एग्जैक्ट कॉपी, उसका रेप्लिका, ये ओरिजिनल है वो भी चलती रहेगी और उसका रेप्लिका भी आ जाएगा। तो क्लोनिंग आसान है इसकी, यानी कितनी, यानी आप ये देखें ना, ये बैकअप बन गया ना कितनी आसानी से। आप मेरी एक पूरी वर्चुअल मशीन है 100 GB की, मैं उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। अब आप चाहते हैं कि यार ये ESX सर्वर है, एक और मेरे पास ESX सर्वर चल रहा है, तो मैं इसका एक जो ना बैकअप लेकर रख लेता हूँ। बैकअप लेने के तरीके से समझ लो, आप इस वर्चुअल मशीन का क्लोन बनाया, क्लोन बना के आप, अक्सर लोग, मैं तो एटलीस्ट काफी करता था कि क्लोन बना के रख लेता था उसमें, दूसरे दूसरे होस्ट पे। कल खुदा ना खास्ता अगर इस मशीन को कुछ हुआ ना, तो मेरे पास इसका बिल्कुल रेप्लिका मौजूद है। बेशक मैं उसको ऑन नहीं कर रहा, उसको ऑफ करके रखा हुआ है मैंने लेकिन एटलीस्ट मशीन का रेप्लिका मौजूद होगा। तो क्लोनिंग से ये फायदा होता है। वरना एक फिजिकल मशीन की आप क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं भाई? फिजिकल मशीन है, उस जैसी फिर एक और फिजिकल मशीन बनानी पड़ेगी। क्लोनिंग सिंपल है, कॉपी है। स्नैपशॉट किसको कहते हैं भाई? फिर मशीन का स्नैप क्या होता है, बताना चाहेगा मशीन का स्नैपशॉट क्या होता है? हम्म स्नैपशॉट कहा, एक ने कहा कि स्नैपशॉट सर बैकअप पर्पस के लिए यूज करते हैं। नहीं, स्नैपशॉट बैकअप के लिए नहीं होता, बिल्कुल भी। स्नैपशॉट बैकअप के लिए नहीं होता। हम्म और कोई इस पे लिखना चाहेगा स्नैपशॉट के बारे में, क्या होता है स्नैपशॉट? या अगर कोई मुझसे बात करना चाहेगा, कि आज किसी ने मुझसे बात नहीं की है भाई, मैं उसको लाउड टॉक कर देता हूँ। शेयर ऑडियो कर रहा हूँ मैं, किसी ने बात नहीं है तो वो मुझसे हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। अब कौन बात कर रही है? वालेकुम सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कौन है भाई? सर कौन है मेरे पहले पास नेट नाम? का इशू है क्या? आज क्या नाम प्रॉब्लम? बताए, नाम। ये बहुत अच्छे भाई, ये जबरदस्त पूछा है इसने यार, इसीलिए तो मैं ऑडियो ऑन ही नहीं करता। ये साहब सर ये पूछ रहे हैं कि मेरा नेट का इशू है तो मैं क्या करूँ। ऑडियो सुन लेना ना फिर। और सर आपकी वॉइस ड्रॉप भी हो रही है सर। अभी आ रही है आवाज? सर आपकी कट के आ रही है सर मेरे पास। तो यार क्या करें यार, क्या करूँ मैं इसके लिए? मतलब मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो मैं सर एक इसको वो करूँ। अगर रिव्यू बेटा बता इसकी सकते हैं? टॉपिक में कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो ये सारी बातें तो यार ये पहले दिन से सुन रहे हैं किसी की वॉइस। इसलिए कंफर्म करता हूँ भाई, वॉइस आ रही है नहीं आ रही। बीच में से किसी सर की कट शॉर्ट जाती है, रिव्यू दे किसी सकते नहीं हो बोल सर? रहे हैं। जी भाई। सर जो आज पढ़ाया है उसका शॉर्ट रिव्यू दे सकते हो सर? यार उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई जाके, ठीक है? चलो सही सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। बहुत प्यारा सवाल था भाई इनके, मतलब बहुत ही प्यारे लोग हैं भाई। म्यूट ही कर दूंगा। तो और कोई भाई इसके अलावा, टाइम ही वेस्ट होता है फिर, अगर आपको मैं बोलने की इजाजत दूँ तो। इससे तो बेहतर है कि आप चैट पे ही बात करते रहो। क्या हुआ ये?
तो चल रहा है। पता नहीं, बीच में मुझे लगा है कि कुछ गड़बड़ हुई थी और हालांकि नेट मेरा तो चल रहा है बिल्कुल। मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड एप्लीकेशन में कोई ग्लिच आया था, इसकी वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था। जैसे ये ऑडियो वीडियो इस किस्म की चीज़ें ऑन करो ना, तो ये सिस्टम ये ब्लैक बोर्ड करने शुरू कर देता है। तो मैं इसकी और हो गया, एक सेकंड ज़रा मुझे दे भाई। कहाँ चला गया ये इसका ऑडियो सेशन सेटिंग्स। अपने आप को म्यूट कर लें जो बाकी लोग हैं। ऑडियो ऑन करना ही मुश्किल बन गया है। तो चैट पे अगर पूछना है कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो होता है वो लास्ट, स्नैपशॉट बिल्कुल वही है जो विंडोज 7 में सिस्टम रिस्टोर होता था, अगर आपको याद हो, बल्कि 10 में भी होता है। एक चीज होती है सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर जो है वो यही करता है कि यानी आपने एक मशीन है और तो उसको अपडेट इंस्टॉल, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले जो मशीन है उसका स्नैपशॉट, यानी उसकी एक पिक्चर लेना। अब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, मशीन जो है वो गड़बड़ करने लगी, उसने मसले मसाइल शुरू कर दिए। तो स्नैप सिस्टम रिस्टोर से क्या होता था कि आप जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, पहले वो एक रिस्टोर पॉइंट बना, भाई यहाँ तक मशीन बिल्कुल सही चल रही थी, अब एक नई चीज एप्लीकेशन या कोई नई चीज इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो ऐसा ना हो ना कि वो सिस्टम को खराब कर, आपके कंप्यूटर को क्रैश कर दे। इंस्टॉल की और आपका कंप्यूटर गड़बड़ करने लगा, क्रैश हो गया है, जो भी प्रॉब्लम करने लगा, तो आप क्या करते हैं कि अपनी बैक डेट पे जो आपने लास्ट सिस्टम स्टोर, यानी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले तक का, उस पे चले जाते हैं, सिस्टम को रिस्टोर कर लेते हैं उस पॉइंट पे, यानी उस रिस्टोर पॉइंट पे। फिर सिस्टम वापस आपका बैक डेट, या बैक डेट तो नहीं कहेंगे, बैक इस पॉइंट पे चला जाएगा जहां पर वो रनिंग स्टेट में था, सही कंडीशन में था, फिर दोबारा चलना शुरू कर देगा। स्नैपशॉट बिल्कुल वही है जो सिस्टम रिस्टोर है विंडोज 7 या विंडोज 10 में। यानी वो क्या करता है कि किसी एक गिवन स्टेट पिक्चर ले लेता है, उसकी स्नैप उसको वहां रोक देता है, और ये सिर्फ होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। अगर आपने कोई चीज नई टेस्ट करनी है तो बेशक उसका स्नैपशॉट लें, मशीन चलती रहेगी अपना बैक एंड पे, वो चल रही है, और फिर इंस्टॉल कर लें चीज। अगर तो वो मशीन बिल्कुल सही चलती रहती है तो आप उसको कंटिन्यू रख लें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नई चीज या नया अपडेट, खास तौर जो विंडोज के अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं वो अक्सर गड़बड़ कर देते हैं मशीन में। भाई आपने अपडेट इंस्टॉल किया और वो आपने देखा यार उसने मेरा साउंड ही उड़ा दी, या उसके ड्राइवर ने मेरा वो मैच नहीं हुआ, तो मेरा मतलब क्या कहते हैं उसकी, कोई कोई चीज को भी इशू आने लगा, तो आप फौरन गए और आपने उस स्नैपशॉट जो आपने लिया हुआ था, यानी जो करंट स्नैपशॉट, उसका डिलीट किया, और उस स्टेट पे आगे जब वो चीज इंस्टॉल ही नहीं हुई हुई थी। ठीक, इसको स्नैपशॉट कहते हैं। ये भी बड़े काम की चीज है कि जो वर्चुअलाइजेशन में हो। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा कॉपी करती है, लेकिन क्लोन के अलावा एक चीज होती है लाइव माइग्रेशन, जिसको वी मोशन भी कहा जाता है। बहुत टाइम तो लाइव माइग्रेशन और क्लोनिंग में क्या फर्क, एक कॉपी है तो दोनों मशीनें, जबकि लाइव माइग्रेशन का मतलब कि एक रनिंग मशीन है और आप उसको लाइव मूव कर रहे हैं दूसरे पे, तो ये कॉपी नहीं है,
ठीक है, वो में फिर वो पहली जगह से निकल जाएगी और दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। ये डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, ठीक है। एक सर्वर से एक ESX सर्वर से दूसरे ESX सर्वर पे भी आप मूव कर सकते हैं। और माइग्रेशन या वी मोशन की जरूरत बहुत पड़ती है जब कोई ESX सर्वर क्रैश कर जाए। जब आप हाई अवेलेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जरूरत पड़ती है। लाइव माइग्रेशन या वी मोशन में, क्लोनिंग में ये फर्क है। और टेम्पलेटिंग क्या चीज है कि आपने एक टेम्पलेट बना लिया, यानी आपको जब आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वो आपसे 10 चीजें पूछता है। इतनी रैम चाहिए, इतनी हार्ड ड्राइव चाहिए, इतना नेटवर्क कार्ड चाहिए, फला चीज चाहिए, मतलब आपसे कई चीजें पूछता है, ठीक है, 4-5 चीजें। उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस पे इंस्टॉल करना है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी करना है, सारी चीजें। फिर जब आप नेक्स्ट 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 वो करते 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 आपने फिनिश किया तो वर्चुअल मशीन बन गई। तो एक वर्चुअल मशीन बन गई है, लेकिन अब आपको जैसी अगर 100 बनानी है, आपको एक टारगेट दिया गया कि आपको 1000 मशीनें बनानी है। तो भाई अगर 1000 मशीनें बनाओगे एक एक करके तो बड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए बस आपने एक मशीन बनाई, उसका एक टेम्पलेट बना लिया, यानी उसका जो है जिसको कहते हैं ना उसका, आप लोग जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं उनकी चीजें पता होती है कि जो एक मशीन का घोस्ट इमेज जो होता है, अब तो कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं, पहले एक घोस्ट के नाम से ही आता था, यानी जिन भूत, तो वो ये काम करता था। उसकी जैसी उसका एक टेम्पलेट, उस जैसा एक वो बना लिया। अब आपको जितनी वर्चुअल मशीन्स बनानी होंगी, बजाय इसके कि एक एक वर्चुअल मशीन अलग बनाओ, टेम्पलेट को यूज करो और उसी टेम्पलेट पे वो, जब टेम्पलेट यूज करोगे तो फिर आपको सारे स्टेप्स बच जाएंगे। अगर आपने याद रहे टेम्पलेट कब यूज होगा, जब एक जैसी मशीनें बनानी है। लेकिन अगर अलग अलग मशीनें बनानी है, किसी एक मशीन में आपने 10 GB रैम, 8 GB रैम दे दिया, किसी दूसरे में 16 GB, सब काम नहीं आएगा। टेम्पलेट सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन्स अगर आपने एक साथ बहुत सारी बनानी है, टेम्पलेट के जरिए आसानी से बन जाएगी, कम टाइम में बन जाएगी। ठीक है, तो टेम्पलेट भी यूज करते हैं बहुत से लोग जब मल्टीपल बहुत सारी मशीनें बनानी है। लेकिन ये सब वो काम है कि जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काफी पुराना हो गया और बड़ी कंपनी है जहाँ बहुत ज्यादा तादाद में मशीनें बनती हैं, तो बहुत बड़ी चीजें काम आ जाती हैं। आखिर में लाइसेंसिंग का कोई ऐसा वो चीज नहीं है इसकी। अच्छा, वर्चुअल मशीन्स रनिंग प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिक्वायर्ड, बिल्कुल जितनी वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, जो कि ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है, खासतौर पे VMware अगर आप चला रहे हैं, तो उसमें जितनी वर्चुअल मशीन चल रही हैं उनके हर वर्चुअल मशीन पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ऑब्वियसली लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो वी हाइपरवाइजर हाइपर वी है, उसका शायद बल्क में लाइसेंस है, वो जो सी का होता है, वो जो कंटेनर्स बनाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ VMware की बात कर रहे हैं, उसमें लाइसेंसिंग ये कि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम, जितनी वर्चुअल मशीन्स उतने ऑपरेटिंग सिस्टम, उतने लाइसेंसेस, ठीक है। सिंपल सी इसकी वो है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, ये भी एक और फॉर्म है वर्चुअलाइजेशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो पढ़ क्या रहे थे, तो सिंपल वर्चुअलाइजेशन देख रहे थे। एक वर्चुअलाइज एक बड़ी ESX सर्वर के अंदर छोटी छोटी मशीनें बना दी हैं। वो छोटी बेसिक वो सर्वर्स हैं, क्योंकि आप डेटा सेंटर के अंदर ही। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, आप डेस्कटॉप्स को वर्चुअलाइज कर लें। अब डायरेक्ट डेस्कटॉप्स को वर्चुअलाइज करने का क्या मतलब, क्या आपके पास लैब है, कंप्यूटर, एक लैब है ना मशीन, आपके मेन कैंपस में भी लैब्स हैं जिनमें 70 कंप्यूटर्स रखे हुए एक लैब में, 70 स्टूडेंट्स बैठ कंप्यूटर पे काम करते हैं, डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप वर्चुअलाइजेशन आप अभी तक देख रहे थे कि डेटा सेंटर के अंदर जो मेरा हार्डवेयर है सारा का सारा, उसमें सर्वर्स हैं, तो उनको बजाय मेरे पास अगर 25 सर्वर है तो उन 25 सर्वर्स की जगह मैं सिर्फ 2 या 3 बेसिक सर्वर्स खरीद लेता हूँ और उनके अंदर उनको जम कर देता हूँ, यानी उनके अंदर यूज कर देता, ताकि मेरा डेटा सेंटर जो है ना उसकी जगह, उसकी एयर कंडीशन है, उस पर फर्क आ जाए थोड़ा। जैसे कि मैं अपने पास डेटा सेंटर में 100 मशीनें रखूँ, मैं उसकी जगह 5 मशीनें, तो सारा डेटा सेंटर के अंदर की बात थी। हम डेटा सेंटर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो डेटा सेंटर के अंदर नहीं होते। हर यूजर के पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जैसे कि आपके पास
हमारी इकरा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी को एक कंप्यूटर मिला हुआ है। इसी तरह लैब है, हर लैब में 70 मशीनें रखी हुई हैं। कैंपसेस में लैब्स होंगी, लेकिन बहरहाल एक मेरा आइडिया वो बता रहा हूँ। अब ये 70 डेस्कटॉप्स हैं जो लैब में रखे हुए हैं, ठीक है। 70 कंप्यूटर्स हैं। अगर एक कंप्यूटर भी आप देखें, काम उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स आते हैं किसी पे, वो कोई सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम कर लेता है, कोई किसी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता है, यानी लैब के दौरान। और तो उसका यूज उस कंप्यूटर का जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ उस वक्त एक यूजर आके किसी एक सॉफ्टवेयर को चलाता है और थोड़ा बहुत काम करता है, ना तो उसमें कोई डेटा सेव हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन हर कंप्यूटर खरीदना पड़ रहा है और उस कंप्यूटर की पूरी कॉस्ट देनी पड़ रही है। जाहिर है कि जब एक मशीन खरीदोगे तो फिर कहोगे कि लेटेस्ट कंप्यूटर हो, फिर हार्ड ड्राइव भी अच्छी खरीदनी पड़ रही है, 200 GB 400 GB की, तो ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो रैम पूरी आपको 8 GB कम से कम लेनी पड़ रही है और कंप्यूटर्स के लिए भी। एक एक कंप्यूटर भी फिर अच्छा खासा महंगा पड़ रहा है। 1-1.5 लाख रुपए का अगर एक डेस्कटॉप है, 70 मशीनें आपने खरीदी हैं एक लैब के लिए, ये तकरीबन 1 करोड़ का खर्चा आ गया। अब यार उन 70 मशीनों पे 70 यूजर्स आके बैठे काम तो कर रहे हैं। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, बजाय इसके कि हर लैब में 70 डेस्कटॉप्स खरीदे जाएं, वो 70 जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए डेटा सेंटर में एक बड़ा ESX सर्वर खरीद लो, हाई एंड ESX सर्वर, जिसकी 128 GB की रैम हो और उसमें 10 टेराबाइट 15 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगी हुई, हाई एंड मशीन खरीदी और उसमें 70 छोटी छोटी विंडोज 7 की विंडोज 10 की मशीनें चल रही। 70 मशीनें बनाई, 70 कुछ भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं है कि जिसमें आप सोचेंगे क्या है। वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में हजारों मशीनें बनी हुई होती हैं। अगर आपने एक बहुत ही हाई एंड मशीन खरीदी है, लेकिन एक मशीन और वो आपने रखी डेटा सेंटर में, और उस डेटा सेंटर में रखी हुई उस हार्डवेयर के अंदर आपने ये जो एक लैब थी उसके कंप्यूटर्स यहाँ चला दी, छोटी छोटी 70 मशीनें, और यूजर्स से कहा कि अब आप बेशक लैब में आए या ना आए। लैब में आएंगे तब भी कोई मसला नहीं है, नहीं आएंगे अपने अपने बजाय इसके कि आप उन मशीनों को लैब में, अगर आप लैब से यूज करना चाहते हैं तो उन मशीनों को रिमोटली एक्सेस करें, लैब में बैठे हुए हो चाहे अपने रूम में बैठे हुए हो या अपने यूनिवर्सिटी में कहीं और बैठे हुए हो। अब ये कर सकते हैं कि उन मशीनों को रिमोटली एक्सेस कर लें और उस पर लैब कर। लेकिन आपका मकसद चूंकि लैब में आना है, क्योंकि वहाँ टीचर भी मौजूद है और वो आपको सिखाएगा लैब, आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे आप सवाल ये पैदा हो सकता है कि भाई चलो 70 डेस्कटॉप जो लैब के थे वो आपने इस एक मशीन में डाल तो दिए, उससे ये अगर कोई शख्स अपने मतलब यूनिवर्सिटी में कहीं और बैठा हुआ है तो वो अपने स्मार्टफोन से भी उस डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए उसको लैब में बैठना जरूरी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वर्चुअल मशीन जिस पे वो काम करता है वो डेटा सेंटर में पड़ी हुई है। वो अपने स्मार्टफोन से भी उसको एक्सेस कर सकता है, अपने टैबलेट से उसको एक्सेस कर सकता है, अपने घर के लैपटॉप से उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि लैब में हमें 70 कंप्यूटर्स हैं, 70 लोग बच्चे आते हैं ताकि उनकी पढ़ाई हो, तो फिर वो जो स्टूडेंट्स लैब में आ रहे हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे उसको, क्योंकि ये मशीनें तो आपने उठा दी। ये जो 70 हार्डवेयर थे ये तो नहीं खरीदे, उनकी जगह ये 70 मशीनें आ, यहाँ से उनको एक्सेस कैसे करेंगे लैब से, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो लैब में बैठना है, वो कैसे एक्सेस करेंगे। भाई सिंपल हल ये होता है, और उसका एक्सेस इसी तरह या तो अपने फोन से कर लें, लेकिन चले फोन से भी नहीं कर रहे, उसका एक सस्ता सोल्यूशन सिंपल से ये होता है, जो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जिसको VDIs कहा जाता है ना, ये बड़ा मशहूर एनवायरनमेंट है और कई कंपनीज में ये एनवायरनमेंट अब आ रहा है। लेकिन चूंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसकी वजह से अभी तक हर कंपनी इस एनवायरनमेंट में नहीं गई है। यूनिवर्सिटी में तो एक एक लैब में 70 होती है, तो ये बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट है अगर ये यूज किया जाए। उस पूरे के पूरे डेस्कटॉप की जगह जो हर स्टूडेंट को मिला हुआ है लैब में, उनको थिन क्लाइंट दे दिए जाते हैं। थिन क्लाइंट का एक छोटा सा बॉक्स है, वो बॉक्स का सिम और एक मॉनिटर, एक बॉक्स और एक मॉनिटर,
उसको दे दिया। और ये जो थिन क्लाइंट है इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि इसमें एक वीजीए केबल मॉनिटर से लगेगी और ये नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। क्योंकि ये थिन क्लाइंट है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के काम आएगा उस आपकी मशीन से। और डेस्कटॉप यानी वो जो आपका मॉनिटर है उस पर आपको ये पूरा डेस्कटॉप नजर आएगा जो आप डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि फिर फायदा ही क्या होगा कि जब आपने थिन क्लाइंट ही लेने थे हर जगह पे, तो भाई पूरे डेस्कटॉप से ही रहने देते। फायदा ये होगा कि डेस्कटॉप में आपको रैम, आपको हार्ड ड्राइव, आपको प्रोसेसर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। जरा भी एक कोई डेस्कटॉप खरीदने जाओ तो उसके पैसे होते हैं। जब थिन क्लाइंट एक्टिविटी के काम आ रहा है, उस थिन क्लाइंट को ना हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, ना रैम चाहिए, ना इसको हार्ड ड्राइव, इसमें हार्ड ड्राइव भी नहीं होती थिन क्लाइंट्स में। यानी ये सिंपल एक्टिविटी के काम आती है, ये आपको कनेक्ट कर देते हैं वहां से और फिर आपके मॉनिटर पे स्क्रीन आ रही होगी। ये जो थिन क्लाइंट होते हैं ये तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 15,000 का, 20,000 रुपए का मिल जाता है। आप बजाय इसके कि 1-1.5 लाख रुपए का डेस्कटॉप खरीदें, आप वो थिन क्लाइंट खरीदें और उनके जरिए हर हर यूजर को वो थिन, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि थिन क्लाइंट पोर्टेबल है। यानी जैसे मैं तो एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए कंपनी एनवायरनमेंट में तो अक्सर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो थिन क्लाइंट से अपने रिमोट बजाय वो कहते हैं भाई मेरी टेबल पे मुझे डेस्कटॉप वगैरह नहीं चाहिए और लैपटॉप, वो पूरा बैग उठा उठा के नहीं लाए, वो सिंपल से एक छोटी सी डिवाइस है थिन क्लाइंट, बस वो आके उन्होंने कनेक्ट की, अपने डेस्कटॉप पे कनेक्ट हो गए, यानी जो वर्चुअलाइज डेस्कटॉप है, काम खत्म किया, इस थिन क्लाइंट को अपनी जेब में डाला या अपनी थिन क्लाइंट को थोड़े से बैग में रखा और साथ लेके घर आ गए। ठीक है, और घर में अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, दोबारा कनेक्ट होगा इसके साथ। मतलब ये थिन क्लाइंट ऐसा है कि जो पोर्टेबल है, काफी आसान है, सस्ता होता है क्योंकि किसी हार्डवेयर की खास जरूरत नहीं। तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट सेपरेटिंग द लॉजिकल डेस्कटॉप फ्रॉम फिजिकल मशीन्स। नुकसान इसका क्या नजर आ रहा है आपको? इसके फायदे तो बहुत हैं। इसके फायदे जाहिर है कि आपको इतना पैसे बच रहे हैं, हाई एंड मशीनें जो आप खरीद रहे थे उनकी जगह आपने थिन क्लाइंट ले लिया और एक बड़ी मशीन खरीद ली, तो ओवरऑल आपको इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो 70 कंप्यूटर की मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि एक कंप्यूटर अच्छी खासी बिजली खींच रहा है, वो थिन क्लाइंट तो कुछ भी ज्यादा खर्च नहीं करेगा। तो फायदे तो इसके, फिर आप सबसे बड़ा फायदा ये कि अब आपकी जितनी मशीनें हैं सारी की सारी सर्वर रूम में रखी हुई है, जब चाहे उनको एक्सेस कर ले, कहीं से भी एक्सेस कर लें। आपके डेस्कटॉप्स अब यहाँ रखे हुए हैं तो, और फिर उनके सर्वर्स पे बैकअप हो रहे हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? कोई बताए कि डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन जो वीडीआई है इसका नुकसान क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स इसके क्या होंगे? प्रोज तो बहुत सारे, अच्छाई तो बहुत है, लेकिन इसके फायदे क्या, नुकसान क्या हो सकते हैं मतलब आपके ख्याल में वीडीआई एनवायरनमेंट का? अगर आप अपने कंपनी में वीडीआई एनवायरनमेंट बनाएं, उसका नुकसान क्या हो सकता है? अभी कोई बताना चाहेगा? चैट पे बता दें, कुछ लोगों ने कुछ बताया है क्या? ये तो एक नुकसान है ही ना कि अगर वो हाइपरवाइजर जो सर्वर रूम में रखा हुआ है जिसमें 70 मशीनें चल रही हैं, अगर उस हाइपरवाइजर जो है वो डाउन हो गया, वो मशीन क्रैश हो गई, तो 70 मशीनें चली गई, तो वो ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि हम इसमें एच ए हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ेंगे, इन चीज़ों से बचाता है। इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकता है इसका? सर्वर को कुछ होगा तो मैंने तो सब क्रैश, मतलब वही एक बात जो उन्होंने पहले की थी वही दोबारा आपने की है भाई। और बताओ प्रोज, ये प्रोज नहीं पूछ रहा, कौन से पूछ रहा हूँ भाई? ये तो बिल्कुल सही है बेटा हसीब, क्या आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। डेटा सिक्योरिटी चलो कह सकते हो क्योंकि अब आपका डेटा कंप्यूटर्स में नहीं है बल्कि सर्वर्स पे रखा हुआ है, एक तरह से ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कहा अहमद सनान ने, अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो आपके डेस्कटॉप्स भी गए, आप फिर एक्सेस नहीं कर सकते। नेटवर्क डाउन हुआ तो आप अपने लो मशीन को तो, लोकल मशीन तो है नहीं, सर्वर में रखी हुई है, नेटवर्क डाउन हुआ तो वो मशीन गई।
लेकिन ज़ाहिर है नेटवर्क डाउन कम होता है ना, नेटवर्क चल रहा है बिल्कुल, नेट चलते हुए में भी नुकसान है इसके। अगर सारे एक वक्त में कनेक्ट हो गए तो पॉसिबली बहुत बेहतरीन बात की है भाई मोहम्मद शाहिर शाहिर पता नहीं क्या सही मोहम्मद भाई। ये देखो ना 70 मशीनें हैं, पहले वो 70 के 70 यूजर्स अपने अपने डेस्कटॉप्स पे काम कर रहे थे, तो कोई ट्रैफिक नेटवर्क पे नहीं भेज रहे थे ज्यादा कोई खास। लेकिन अब 70 के 70 इन क्लाइंट के जरिए और उस नेट के जरिए सर्वर रूम तक जा रहे हैं। जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो बेसिक पहले तो अपने डेस्कटॉप पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स बनाए, पीडीएफ ओपन, सब अपने डेस्कटॉप पे चल रहा है। नेटवर्क पे से वो ट्रैफिक होगा कि जो फाइल सर्वर पे कोई चीज कॉपी करनी है या कोई चीज इंटरनेट पे भेज रहे हो। अब तो वो जो बैठे हुए हैं वो एक एक चीज सर्वर रूम से लेकर आ रहे हैं, तो सारा का सारा ट्रैफिक नेटवर्क पे है, यही लोकल एरिया नेट है। इसीलिए अभी तक भी यानी अभी तक भी इवन मैं जब कहीं और काम करता था किसी और मुल्क में, वहां पर बड़े पैसा खर्च करते हैं इन चीजों पे। लेकिन गाइस जब हमने लगाए टेस्टिंग की तो वो फ्लॉप हो गई एक तरह से। नेटवर्क मतलब काफी काफी प्रेशर है नेटवर्क पे, नेटवर्क क्योंकि अगर आपने सिंपल नेटवर्क 100 एमबी की जो नेट 5 केबल्स यूज कर रहे हैं तो बड़ा ट्रैफिक आ जाता है। अगर आपके पास बहुत यूजर्स हैं, आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना वो जैम होने लगता है, तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन स्टिल वीडीआईज अब इनके लोकल एरिया नेटवर्क अब जो है वो कैट 6 और कैट 7 पे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी डिवाइसेस और केबलिंग की हुई है, बैकबोन सारी फाइबर की है 10 GB वाली, तो वो फिर अब वीडीआईस पे जा रहे हैं, यानी वो अपने डेस्कटॉप से भी जान छुड़ा रहे हैं। कहते हैं भाई डेस्कटॉप ना हो, बेशक आप अपने फोन से एक्सेस कर लें, टैबलेट से एक्सेस कर लो, या हम तुमको क्लाइंट दे दें, क्लाइंट के जरिए एक्सेस कर लो उसको, ठीक है। तो ये सारे इसके फायदे हैं भाई, ये यानी सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट हो गया, बेनिफिट्स हैं ये। मोर एफिशिएंट क्लाइंट एनवायरनमेंट, इजियर टू मेंटेनेंस आसान। सबसे बड़ा फायदा इसका ये था कि यार 70 कंप्यूटर्स के लिए फिर आपको डेस्कटॉप सपोर्ट के लोग चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट के लोग चाहिए, जो डेस्कटॉप के काम मुस्तकिल तो मसले आते रहते हैं। लैब में 70 कंप्यूटर है, 5060 चल रहे हैं, अक्सर यही होता है 5-6 उनमें करना कोई गड़बड़ हुई है, तो नुकसान इसमें बहुत, क्योंकि यहाँ पर आपको वो लेबर नहीं चाहिए। 70 की 70 मशीनें एक पे चल रही हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है उसको मेंटेन करना। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम बढ़ जाएगा, अलबत्ता जॉबें चली जाएंगी आईटी सपोर्ट की। और ये बहुत है कि डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब्स जाने के खतरे, क्योंकि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट, जब डेस्कटॉप्स होंगे ही नहीं तो थिन क्लाइंट कोई खास सपोर्ट तो है ही नहीं। थिन क्लाइंट तो सिंपल नेट केबल लगी हुई है और एक मॉनिटर लगा हुआ है उस पर, ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंट है थिन क्लाइंट, अचीव पर बहुत सस्ते होते हैं, स्केलेबिलिटी आसानी से बढ़ा लें, इसको आप कम ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो ये तो बेसिक वो थे। अब हमने आगे फिर जो है वो उसकी इन डेप्थ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, अवेलेबिलिटी वगैरह, अभी तो स्टोरेज भी है प्लस ये तो नेटवर्किंग जो है इसकी थोड़ी वो भी वर्चुअलाइजेशन की वो भी आपने पढ़नी है। सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन है? एक साहब लिख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हो रही है क्या, और खुद ऑनलाइन क्लास में बैठे लिख रहे हो, कह रहे हो कि ऑनलाइन क्लास हो रही है क्या, मैं क्लास के बाहर हूँ। क्या सवाल हुआ यार, ये समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल ही बहके लग रहे हो भाई, यानी इसी में बैठे हुए लिख रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर ऑनलाइन क्लास हो रही है क्या। हम्म ठीक है भाई, फिर अब आज टाइम इसी में लग गया, लेकिन
सारी बातें बताना भी जरूरी थी भाई। लेकिन मुझे आज ट्रैप एंड इमीडिएट आना था। ट्रैप एंड इमीडिएट एक टॉपिक है छोटा सा। वैसे हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? 1.5 घंटा हुआ है अभी क्लास में। 1.5 घंटे से थोड़ा कम हुआ है। टाइम है वैसे भी बस। इसको कल पे रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में रखेंगे इसको, ट्रैप एंड इमीडिएट को। अच्छा हाँ, ट्रैप एंड इमीडिएट से पहले ये चीज देख लो भाई। ये आप करना है जो कि मैंने अभी अपलोड कर दूंगा। ये असाइनमेंट है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो। ठीक है, ये मैं अभी वहाँ पर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट हुआ है बेसिकली। असाइनमेंट 1 तो बिल्कुल थ्योरी टाइप चीज़ है। वो आज मैं अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह ब्लैक बोर्ड पे अपलोड कर दूंगा। अ, मेरे ख्याल से वो दोबारा से कुछ गड़बड़ हुई थी इसमें। ब्लैक बोर्ड में कुछ दोबारा रिकनेक्ट हुआ है। अब आ रही है आवाज भाई? अभी कुछ गड़बड़ हुई थी, अब वापस आ गए हम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी, तो अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो ठीक है। नज़र आ रही है तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ इसको। प्रिपेयर अ विंडोज मशीन विद मिनिमम 12 GB रैम एंड 200 GB हार्ड ड्राइव। एक साहब ने मुझसे पूछा था, पता नहीं वो है अभी इस वक्त नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर ये जो हम डेटा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, 12 GB की मशीन कर रहे हैं और ये तो ये काम हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे क्यों नहीं कर लेते, जबकि उस पे हमारे पास फ्री अकाउंट अवेलेबल है। आप AWS में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी कर सकते हैं भाई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्री अकाउंट जो है ना वो आपको 100 MB से ज़्यादा देते हैं। मतलब फ्री अकाउंट जो होते हैं ना एज्योर के, वो उसमें आप मशीनें कहाँ से बनाओगे इतनी सारी। और दूसरा ये कि वो बात नहीं बनेगी। आप एक्चुअल खुद ही अगर वर्क स्टेशन इंस्टॉल करके उस पर खुद वर्चुअल मशीन्स बनाओ, वहाँ तो आपको वहाँ डिफरेंट मेथड होते हैं। वहाँ पर आप सीधे सीधे उनके मेन्यूज को आपने यूज करना प्योर किया और वर्चुअल मशीन बनानी है। हम यहाँ ये सीखना चाह रहे हैं कि VMware में वर्चुअल मशीन कैसे है। तो हम वहाँ एज्योर में या उसमें AWS में भी हम देखेंगे। एक रखनी है मैंने कि जिसमें ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे वहाँ भी। लेकिन ये जो है ना ये प्रोजेक्ट है, इस पे आपके सेशन भी है भाई। भाई आप एक हार्ड 8 GB की अगर आपका लैपटॉप है, रैम 8 GB की है तो वो बहुत मर के चलेगा भाई। लेकिन अगर आप मजबूर हैं और आप इससे ऊपर नहीं जा सकते तो आप ट्राई कर लें। बहुत स्लो चलता है लेकिन हो सकता है कि अभी मतलब उसके फिर स्क्रीन शॉट्स लेने में आपको मुश्किल होगी। अगर प्रैक्टिकली पेज हम वाइवा कंडक्ट नहीं कर पाए तो फिर आपने स्क्रीन शॉट्स देने होंगे मुझे अपने काम, 1 2 3 पेज की रिपोर्ट के साथ। ये है ना, इसमें वर्चुअल मशीन बना लो एक, सॉरी एक मशीन अपनी प्रिपेयर करो, उस
पे आपने इंस्टॉल करना है VMware वर्कस्टेशन ऑन द मशीन। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा मेरे फोल्डर से, जो लेक्चर्स का फोल्डर है मेन कैंपस में। तो आप कहेंगे कि हर एक का एक्सेस तो नहीं है, और आजकल वैसे भी एक्सेस नहीं है, पता नहीं आप लोग है नहीं है। तो भाई फिर मैं ब्लैक बोर्ड में कहाँ उसको रखूँ, क्योंकि वो बड़ी फाइल है। नहीं तो आप ये कहीं से भी, आप VMware की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लो, VMware वर्कस्टेशन 15 वर्जन कर लो ज़्यादा। अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो वो ट्रायल वर्जन होगा, जो कि 60 डेज आपको मिल जाएगा फ्री। हमारा काम 60 डेज के अंदर ही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, VMware वर्कस्टेशन 15। जब वो इंस्टॉल हो जाए तो उसके अंदर 2 वर्चुअल मशीन्स आपको बनानी है। हम आगे अगले एक आध लेक्चर में ये सीख लेंगे कि वर्चुअल मशीन बनती कैसे है। तो ये काम आपने, मतलब अब आप शुरू कर दें काम, तो अगले बार 1-2-3 हफ्ते जो भी है उसमें एटलीस्ट ये काम हो जाना चाहिए। ये मैं फिर अभी आपको उसमें भी दे दूंगा, ब्लैक बोर्ड में भी असाइनमेंट्स के टैब में आपको ये असाइनमेंट नजर आ जाएगा, ठीक है भाई। अभी तो स्टूडेंट्स कर देते हैं। आप कोई सवाल है तो आपको पूछे, नहीं तो फिर हम उस पर यहाँ पर आज कहानी को जो अभी तक चल रही है इतनी देर से। कोई क्वेश्चन है? जो चंद लोग जो बैठे हुए हैं, बाकी तो ज़ाहिर कनेक्ट हुए कि गायब भागे हुए हैं उधर। वर्चुअल मशीन्स के लिए मिनिमम, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, फिर आज यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात होगी आपसे। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा? असाइनमेंट डेट आ जाएगी। असाइनमेंट में मैं कोई इतनी जल्दी वो नहीं करता। काम कर लो, ये भी बहुत है भाई।